हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिस चैप्टर से प्रश्न न बना हो। तो देखिए टोटल आप लोगों को जो है कि लगभग यहाँ पे 25 चैप्टर हो जाते हैं 9th और 10th मिला के, जिसमें हम लोग 10th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं साइंस की। और 9 की एनसीईआरटी में आज हम लोग 9 नंबर के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर से आपके टीआरई के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे गए होते हैं, सबसे पहले हम लोग उनको प्रूफ के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, स्क्रीन पे आपको 150 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, त्वरण लगभग होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कि त्वरण लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका इसी चैप्टर से पूछा गया है जिस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि पेज पे दिखाई दे रहा होगा गुरुत्वाकर्षण। तो इस चैप्टर से ये प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। यहाँ पर देखिए पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और मीटर इंटू जब सेकेंड इंटू में करेंगे तो माइनस उस पर 2 हो जाता है, तो यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये देखिए ये बिल्कुल इसी चैप्टर से पूछा गया था। यहाँ पर देखिए मैं 150 और टीआरई 3.0628 लिखा भी हूँ। तो ये प्रश्न आपने देख लिया। और भी प्रश्न हैं, यहाँ पर दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 120 नंबर का प्रश्न, ये भी आपके टीआरई 3.0628 मैथ और साइंस वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, मतलब मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल देखिएगा कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ये देखिए टीआरई 3.0628 मैथ और साइंस वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सभी क्वेश्चंस पेपर फाइनल आंसर की के साथ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। वहाँ से फ्रेंड्स आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और यहाँ से ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। और ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए प्रश्न में कहा क्या गया है, यहाँ पे और भी देख लीजिए। यहाँ से अगले पेज पे देखिए, यहाँ से एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है यदि डी को 6 गुना कर दिया जाए तो एफ कितने गुना हो जाएगा, 36 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/1/4 हो जाएगा। तो यही जो है कि इस प्रश्न में कहा गया है। यहाँ पर देखिए एफ बराबर कितना है, तो 1/d²। तो इस फार्मूले पे अगर इस प्रश्न को भी अगर फार्मूला अगर आपको याद रहेगा और इस प्रश्न को अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल ये प्रश्न भी आपका बन जाएगा। और यहाँ से आप देखिए कितना होता है, तो f बराबर 1/d
d² होता है। ठीक है, तो d क्या है, दूरी है, तो दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो बल कितना हो जाएगा, तो देखिए F बराबर कितना हो जाएगा, दूरी को दोगुना करना है। ठीक है, तो दोगुना करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 पे 2, तो यही कहा गया है कि F कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला अगर फ्रेंड्स आपको याद रहेगा तो आप प्रश्न को बना पाएंगे। बिल्कुल सहजता से आप जो है कि सभी चैप्टर को कंप्लीट करिए और यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और जितने भी MCQs हैं इस चैप्टर के वो भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है, फिर नीचे की ओर गिरती है। कहते हैं जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा था। यहाँ पर देखिए सेब के गिरने की प्रक्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती है? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा के किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर मतलब पृथ्वी की ओर गिरता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। मेन फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे। मैं जो है कि हाईलाइट भी कर रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखी पथ पर चलता रहेगा। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को हमें कंप्लीट करना है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखिए, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में बना था और यहाँ से आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, ये फार्मूला आपको जो है कि याद होना चाहिए, F बराबर 1/d²। और देखिए इसी प्रकार यहाँ पे G क्या है, तो G एक जो है कि अनुपातिक स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसका भी जो है कि मान फिक्स है और G बराबर Fd²/m। यहाँ पे देखिए, बल, दूरी, द्रव्यमान, मात्रक प्रतिस्थापन करने पर हमें G के SI मात्रक प्राप्त होते हैं। तो यानी कि जो कैपिटल G है अनुपातिक स्थिरांक, उसका जो है कि मात्रक कितना होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी जो है कि केजी पे -2 होता है। और हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके G का मान ज्ञात किया था। तो G का मान जो है कि आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए G का वर्तमान मान कितना है, तो 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पे -2 है। तो ये आपको जो है कि याद रखना है, कैपिटल G का मान है। और यहाँ से प्रश्न भी बनता है और यहाँ से ये भी देखिए, ये मैं क्वेश्चन नंबर 10 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं जो इसके बाद MCQs कराऊंगा इसी वीडियो में, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपका इसी से संबंधित है। तो सारे फैक्ट भी आपको MCQs में भी क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। देखिए, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार-भाटा, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक के नियम के महत्व हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और क्या प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, तो देखिएगा यहाँ से,
पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी गति के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। तो मुक्त पतन क्या है, इसको आपने देखा, क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिणाम में परिवर्तन होता है। देखिए, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब भी कोई वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं तो क्या कौन कार्य करता है? तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से जो है कि दर्शाते हैं और जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के मात्रक हैं, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से ये कन्फर्म कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो बल क्या है, तो F बराबर द्रव्यमान यानी m और त्वरण का गुणनफल है, यानी कि F बराबर ma की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए, इसमें देखिए, मुक्त रूप से गिरती वस्तु गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे g से निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि F बराबर जो ma होता है इसमें हम लोग त्वरण g से दर्शाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर mg हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, F बराबर mg। कन्फ्यूज नहीं होंगे, जो उसमें त्वरण a से निर्दिष्ट करते हैं तो इसमें जो गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण होता है उसको g से डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर, तो यही कहा गया है। और यहाँ से देखिए m क्या है, तो m पृथ्वी का द्रव्यमान है, d वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बना था। और यहाँ से देखिए, यहाँ से पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण वस्तुओं की गति। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गति, तो गति का समीकरण आपको जो है कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। और u भी पता है आपको, तो u क्या है, तो प्रारंभिक वेग, और v क्या है, तो अंतिम वेग, और s क्या है, वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। तो देखिए, इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो इसको धनात्मक लिखेंगे, और त्वरण a को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा में विपरीत लगेगा। तो इसमें विपरीत लगेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और जो है कि गति की दिशा में होगा तो धनात्मक होगा। ये आपको जो है कि MCQs में भी मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ से देखिए, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, जिसे W से निर्दिष्ट करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। वही फार्मूला है, सिर्फ इसमें जो है कि चीज़ों को बदला गया है, F बराबर ma। अब कहेंगे कि देखिए, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, यानी कि वस्तु पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है वो वस्तु का भार होता है। तो ये F क्या है, तो ये W हो जाता है, और ये m तो हमारा वही है, और a क्या है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है जिसको हम लोग g से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये है आपका। और यहाँ से भार का SI मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन, और भार बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। और यहाँ से फ्रेंड्स, और आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनेगा, देखिए यहाँ से, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है। इस कारण चंद्रमा जो है कि वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगता है। तो यही कारण है। यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 20 भी बनाया हूँ MCQs में, वहाँ से आपके फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से देखिएगा क्या दिया गया है, शायद ये पूछ लिया जाए। यहाँ से देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 5.98 10 पे माइनस 24, और ये त्रिज्या है पृथ्वी की, और ये चंद्रमा, और चंद्रमा का ये द्रव्यमान है, और ये चंद्रमा की त्रिज्या है। यहाँ से फ्रेंड्स और देखिएगा क्या पूछा जा सकता है,
यहाँ से और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से देखिएगा, ये दाब बराबर क्या होता है, तो प्रणोद बटा के क्षेत्रफल होता है। और यहाँ से देखिएगा प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है, यानी कि यह मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन, देखिए क्या होता है, यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और ये कभी कभी ऐसे भी लिख देता है न्यूटन मीटर पे -2, तो ये जब ऊपर जाता है तो ये -2 हो जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, दोनों चीज़ें सेम हैं। और वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं और जिसे पीए से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए उत्प्लवन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये आप यहाँ से जो है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है कि बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कील डूब जाती है, यानी कि पानी में देखिए पानी में कील क्यों डूबती है, इसका कारण क्या है, तो कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी की कील पर उत्प्लवन बल लगता है जो इसे ऊपर की दिशा की ओर धकेलता है। तो यहाँ से साफ तौर पे यहाँ से देखिए समझ में यहाँ से आ जाएगा, इतने में ही आपको मात्र समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, यानी कि द्रव के घनत्व, यानी कि जिस द्रव में आप किसी चीज़ को डुबोएंगे तो अगर उस द्रव का घनत्व जो है कि उस वस्तु के घनत्व से अगर कम रहेगा तो वो तैरेगी, ठीक है। और द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु क्या करती है, तो डूब जाती है द्रव में। तो यही जो है कि इसमें कहा गया है। और यहाँ पे देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत भी है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत फ्रेंड्स देखिए साफ तौर पे क्या होता है, तो यहाँ से आपका जो है कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाता है, यह बल उत्प्लवन बल कहलाता है। और यहाँ से किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल परिणाम कितना होता है, क्या किसी एक ही वस्तु के लिए सभी तरलों में समान होता है, क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लवन बल का अनुभव करती हैं। इन सभी प्रश्नों का जो है कि उत्तर आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की ओर दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, यहाँ से आप जो है कि देखिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं और यही अनुप्रयोग जो है कि पूछता है, मैं इम्पोर्टेंट भी लिखा हूँ। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्ध मापी में जो है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत काम आता है, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करता है, ठीक है। प्रयुक्त होते हैं। और हाइड्रोमीटर में भी आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है, जो द्रवों के घनत्व के मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो द्रव का घनत्व किसके मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। ये जो है कि आप और इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, इस चैप्टर में आपने ये सीखा, देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के यह नियम सार्वत्रिक नियम कहलाता है, ठीक है। और दूसरा देखिए गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड से संबंध न हो। यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, तो ये जो है कि आप देख लीजिएगा। और इस चैप्टर से संबंधित अब आपके जितने भी MCQs हैं, देखिए यहाँ से इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लवन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तु को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक हो तो वे द्रव में डूब जाती हैं। तो ये है आपका यहाँ से
और आइए अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित MCQs को कंप्लीट करते हैं। के डी स्क्वायर यानी कि डी दूरी है और एफ क्या है, बल है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो यही कहा गया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए, यानी कि डी को अगर दो गुना कर दिया जाएगा तो यहाँ से आप जो है कि समझ लीजिए, और डी को अगर जो है कि दो गुना कर दिया जाए तो दो गुना कर दिया जाएगा तो दो का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। यानी कि यही कह रहा है कि दूरी को अगर दो गुना किया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1/4 ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसी फार्मूले से था, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आराम से जो है कि इस प्रश्न को बना लेते, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका इसी में से था। और यहाँ से देखिएगा कुछ और प्रश्न को भी देखेंगे। देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी आपका उसी पेपर में पूछा गया था, TRE 3 री एग्जाम 6 to 8 में। तो ये जो है कि लाइन कहाँ पर है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो है कि TRE 4.0 में सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो है कि हिस्ट्री की और जियोग्राफी की और साइंस की 9th और 10th की जो है कि महत्वपूर्ण NCERT बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रूफ के साथ डेली दिखाया है कि आपके डेली 2 या 3 प्रश्न हम आपको दिखाए हैं हर चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है कि आपके 9th के NCERT के चैप्टर नंबर 9 से है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। हमने 2 प्रश्नों को दिखा दिया। अब देखिए एक और प्रश्न मैं दिखाऊंगा जो कि आपके TRE 2.0 में जो TRE 2.0, यहाँ पे री एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे री एग्जाम गलत है। देखिए TRE 2.0 में 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, विस्थापन, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए, ये जब आप 9th के NCERT साइंस में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिणाम को बताता है। तो यही से आपका जो है कि ये प्रश्न बना था। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो है कि 9th और 10th चैप्टर्स के मैंने जो है कि दिखा दिया प्रूफ के साथ। अब देखिए 9th और 10th के जैसे हम लोग डेली करते हैं, 9th और 10th चैप्टर्स के सभी MCQs को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है कि 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा, वह कौन सा केंद्रक बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वह केंद्रक बल है हमारा फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल। देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए, मैं जैसे कि प्रश्न बनाता हूं आपके जो है कि ये देखिएगा चैप्टर नंबर 9 है, और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर जो है कि दिया गया है, देखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आपके जो है कि सभी प्रश्न प्योर हैं और जो है कि आपके NCERT से बनाए गए हैं। और ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, हमारे पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ये आप जो है कि महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करेंगे। और यहाँ से देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो ये जो है कि कहलाता है अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके 9th के NCERT के चैप्टर नंबर 9 से बनाया गया है। और यहाँ से देखिएगा, आप जो है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रण बल के कारण। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। और देखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो है कि एक एक चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हर एक चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न मैं डेली दिखाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो देखिए, बूंद से ही तालाब भरता है। आप सोचेंगे कि कोई एक जो है कि किसी का 60 नोट ले लें और उसी को पढ़ के जो है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत लोग अब जो है कि 60 नोट दे रहे हैं।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप जो है कि अगर खुद से जो है कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे सभी क्लास की, खास तौर से 9th और 10th की, तो आप जो है कि अच्छा स्कोर खुद के दम पे कर लेंगे, न ही कोई ऑनलाइन कोर्स की और न ही कोई जो है कि यहाँ पर किसी के शार्ट नोट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो है कि नहीं होता है, क्या तो होता है ये चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है। और मैंने ऊपर दिखाया था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, ये गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। और पेड़ से जो है कि सेब का गिरना, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। और ये ऊंचाई से गिराई वस्तु को नीचे आना, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है, जैसे आपने न्यूटन के जो है कि नियम को देखा होगा। ठीक है, और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका देखिएगा, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी और केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम उन्हें जो है कि मुक्त पतन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप आकर्षण बल के वेग के परिणाम के परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न देखिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से ही था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो दो पिंडों के बीच जो है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी। तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी में ही दिया गया है। यहाँ पर आप जो है कि देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यहाँ से जब आप कैप्चर करेंगे बढ़िया तरीके से, देखिएगा विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल को आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और यहाँ पे देखिएगा दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। ठीक है, और देखिएगा यही सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और जो है कि आप इनको जो है कि बना नहीं पाते हैं। तो आप जो है कि अगर चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट को अगर अपने आप क्लियर करते हुए जाएंगे, देखिए मैं अभी एमसीक्यूज को कंप्लीट करवा रहा हूँ। जैसे 9th की देखिए 10th की हमने साइंस की के सभी चैप्टर के एमसीक्यूज को करवा दिया है, उसको आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर आप जो है कि देख लीजिए। और 9th के जैसे ही साइंस को हमारा कंप्लीट होगा, देखिए 9th की ज्योग्राफी और 10th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है और 10th की साइंस भी कंप्लीट हो गई है। 9th की अभी हम लोग फिलहाल कर रहे हैं, कल शायद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और जो है कि थ्योरी को भी आपको जो है कि बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न नंबर 8 क्या है, जी का वर्तमान मान कितना होता है। तो जी का जो है कि वर्तमान मान होता है 6.673 गुणे 10 पे -11 न्यूटन मीटर। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे आपका जो है कि दिया गया है और यहाँ से वर्तमान मान्य 6.67 गुणे 10 पे 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जिसको केजी जो है कि यहाँ पे केजी -2 स्क्वायर भी इसको देखते हैं। ठीक, तो यही है आपका। और यहाँ से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो है कि सार्वत्रिक नियम जो है कि सभी वस्तुओं पर जो है कि लागू होता है, बड़ी वस्तुओं पर, छोटी वस्तुओं पर और भारी वस्तुओं पर। तो ऑप्शंस नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से एक और प्रश्न है जो कि मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ नीचे दिखाऊंगा कि कहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया है। और यदि दो पिंडों की दूरी d को 6 गुना कर दिया जाए तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल F का कितना भाग रह जाएगा। तो 36वां भाग रह जाएगा। ऑप्शंस नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 और 10 दोनों को लिख दिया हूँ। और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यह नियम सार्वत्रिक इस प्रकार से अभिप्राय है कि सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो खगोलीय या पार्थिव हो। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर का जो है कि प्रश्न का यहाँ से आंसर है। और 10 नंबर का जो है कि देखिएगा एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ यह है कि डी को 6 गुना कर दिया जाएगा तो एफ जो होगा ये 36वां भाग रह जाएगा। तो यहाँ से जो है कि आपका एक और प्रश्न बना था। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न। देखिए हम कब कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन कर रही हैं। तो हम जो है कि कब कहते हैं कि
वस्तुएं मुक्त पतन है। तो यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। तो ये आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और जब नीचे जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा पृथ्वी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न अब बना था आपका, प्रश्न नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ से वेग में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है, तो वेग में जो परिवर्तन होता है ये त्वरण उत्पन्न करता है। आपने जो है कि पिछले चैप्टर्स में भी ये पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो देखिएगा, वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिएगा, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो जब वस्तुएं गिरती हैं तो उनमें जो है कि क्या परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें गति की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब कोई वस्तुएं गिरती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था, जब कोई वस्तुएं पृथ्वी की केवल इस बल के कारण गिरती हैं तो हम जो है कि कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा वस्तुओं, यहाँ पे देखिएगा गिरते, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हूँ। और गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, साफ साफ जो है कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और 14 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ से जो है कि वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने में कौन कार्य करता है। तो यहाँ से वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पे गुरुत्वीय त्वरण जो है कि कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं जो है कि कहाँ से बनाया हूँ, तो देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 आपको जो है कि दिख रहा होगा ऊपर, बिल्कुल यहाँ से वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। तो यहाँ पे त्वरण कार्य करता है। और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। और जो है कि जी के मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक है। तो यानी कि जी का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न है। और देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स जब आप जाएंगे तो यहाँ से अब और भी प्रश्न आपके बनेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आप देखिएगा यहाँ से मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और या तो इसको जो है कि ऐसे भी लिख दिया जाता है, मीटर प्रति सेकेंड, ये सेकेंड हो जाए और यहाँ पे -2 कर देता है। तो ये दोनों बात एक ही है, जब ये जाएगा इसके बगल में तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न यहाँ से मैं बनाया था, जो है कि देखिए इसमें जो है कि लिखा भी गया है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या तो यहाँ पे मीटर सेकेंड माइनस हाफ होता है, ठीक है, माइनस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से बना था। और यहाँ से जब देखेंगे विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है, तो विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जो है कि मान ये होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं यहीं पे शायद लिखा हूँ कहीं पे, देखिएगा यहाँ से पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है और पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, ठीक है, तो बढ़ती है। और जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। तो आप जो है कि मैं जो दिखा रहा हूँ वहाँ से आप जो है कि नोट भी बना सकते हैं। और यहाँ से आप जो है कि देखिएगा, यदि त्वरण वेग की दिशा में लग रहा हो तो त्वरण कैसा होगा, यानी कि यदि त्वरण जो होगा वो वेग की दिशा में लगेगा तो त्वरण जो है कि कैसा होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिएगा धनात्मक होगा। जब त्वरण वेग की दिशा में लगेगा तो धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 17 नंबर का जब प्रश्न और 18 नंबर देखिएगा, यहाँ से जब देखिएगा, यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत लग रहा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ से जो है कि होगा फ्रेंड्स ऋणात्मक होगा। और यहाँ पे वेग जो है कि त्वरण की दिशा में लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक होगा। और विपरीत दिशा में लगेगा तो ऋणात्मक होगा। यहाँ से दोनों प्रश्न का जो है कि आंसर यहीं से क्लियर होगा। यहाँ पे जब आप देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से इसे धनात्मक लगेगा। यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा होगा तो इसको धनात्मक, यहाँ पे घेरा भी हूँ। और यहाँ पे देखिएगा
त्वरण को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से विपरीत लगेगा तो ऋणात्मक होगा और गति की दिशा में लगेगा तो धनात्मक होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा आपके जो है कि यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर का प्रश्न, भार किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा, यहाँ पे शायद आपको एक सवाल मिलेगा और प्रश्न मिलेगा, और जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था 6 to 8 में। यहाँ से देखिएगा एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। परिकलन कीजिए कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंका गया है। तो ये जो है कि आपका जो है कि फार्मूला है, और v बराबर u² प्लस 2as, और यहाँ से देखिएगा इसमें जो है कि क्या दिया गया है, दूरी जो है कि 10 दी गई है और अंतिम वेग क्या है, 0 है। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और वस्तु का त्वरण देखिएगा माइनस में है जो कि ऊर्ध्वमुखी है। और यहाँ से इस फार्मूले पर जब आप रखेंगे तो ये जो है कि आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। और भार किसे कहते हैं, तो भार हम लोग उसे कहते हैं, तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, ये क्या है, भार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आप जो है कि बिल्कुल घबराइए मत, ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं जब थ्योरी करवाऊंगा बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके जो है कि नोट्स भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये सारे पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाऊंगा। जैसे कि हमने 10th की साइंस को कंप्लीट कराया है जिसमें 5 चैप्टर हुए हैं, और 5 चैप्टर के मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया हूँ। ये पीडीएफ अगर एमसीक्यूज वाले आप लेंगे तो आपके जो है कि अधूरे नोट्स बनेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। और यहाँ से पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, और यहाँ से जब आप देखेंगे वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका 19 नंबर क्लियर होता है। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा होता है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, तो होता है यहाँ पर कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा होता है, तो कम होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 लिखा हूँ और यहीं से मैं प्रश्न को बनाया भी हूँ, ठीक है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, तो कम होता है याद रखिएगा। और इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। और देखिएगा सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर किस बल का अनुभव करती हैं, यानी कि जब कोई भी वस्तुएं तरल में डुबोने पर किस बल का जो है कि अनुभव करती हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से उत्प्लवन बल का जो है कि अनुभव करती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न मैं जो है कि बनाया हूँ, यहाँ से जैसे ही चैप्टर आपका क्लास 9th का जो है कि 9th चैप्टर जो गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है जो जिसका हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसमें जो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा देखिएगा सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लवन बल का जो है कि अनुभव करती हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। और हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, चाहे वो आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप जो है कि 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, देखिए आपको क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 6 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां चैप्टर है हमारा गति। देखिए गति से बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से वो जो है कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और देखिए इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए गति का वर्णन, देखिए यहाँ से किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। और यहाँ से देखिए सरल रेखीय गति के बारे में जो है कि हमें पढ़ना है। तो देखिए गति का सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय गति, यानी कि गति का जो है कि सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय गति। और यहाँ से आपको जो है कि क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ से आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और यही फ्रेंड्स आपके जो है कि यहाँ पर दर्शाया गया है।
देखिएगा, अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। देखिए यहाँ से क्या दिया गया है? ओ ए, यानी कि ओ और यहाँ से ए, तो ओ ए कितना हो गया? यहाँ पे 60 हो गया है, और प्लस ए सी, और ए सी यानी कि यहाँ से देखिएगा ए और सी से लेकर, तो ये क्या है? ये आपका 35 हो जाता है, और ये आपका पूरा कितना है? 60 है यहाँ से। तो 60, 30, 90 और 5, 95, ये क्या है? आपका विस्थापन है। तो यही जो है कि इसमें आपको जो है कि बताया गया है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। और ये देखिए, वस्तु की गति करते हुए पुनः ओ तक जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से फिर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई अगर दूरी पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? देखिए, वस्तु की गति करते हुए पुनः ओ तक आ जाती है, यानी कि यहाँ से ओ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से ओ से स्टार्ट किया और यहाँ ए तक गया, फिर यहाँ से अगर यहाँ पर आ जाएगा फिर से तो ए तक आ जाएगा, तो इसका क्या होगा? तो विस्थापन 0 हो जाता है, ठीक है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी कितना हो जाएगी? तो देखिएगा दूरी कितना हो जाएगी? तो ओ ए प्लस ए ओ, यानी कि ओ और ए से जाएंगे तो कितना होगा? 60 होगा, और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ए ओ तक आ जाएंगे, तो इसमें दूरी कितना होगी? तो ये 60 और ये 60 आपका 120 हो जाएगा। तो ये बेसिक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको जो है कि प्रश्न बनता है, देखिए, दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये जो है कि है। और ये देखिए, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर कहते हैं। तो इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं, और यह जो है कि क्या है? तो वाहनों में जो है कि दूरी को मापता है, ठीक है। तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और यहाँ से देखिए प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में क्या बनेगा, और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिएगा, यहाँ से एक समान और असमान गति के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, एक समान गति और असमान गति होता क्या है? तो देखिए, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यानी कि समान समय अंतराल होगा और समान दूरी तय करेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गति का एक समान गति कहेंगे। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं, वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति एक असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। तो एक समान और असमान गति के बारे में आपने जान लिया। और यहाँ से देखिए, गति की दर का मापन। तो गति के दर का मापन हम लोग कैसे करते हैं? तो यहाँ से देखिएगा, किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। तो यहाँ से देखिएगा, इसमें बेसिक जानकारी क्या है? तो इसमें बेसिक जानकारी फ्रेंड्स यही है कि आपको जो है कि इसमें देखिए, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है, और चाल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। जैसे ये मीटर, ये माइनस भी लिख लेते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ से आपको समझ में आएगा, मीटर क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन इसको कैसे लिखा जाता है? तो एम और एस जब यहाँ पे इनटू में आएगा तो यहाँ पे -1 हो जाता है। तो यही इसमें कहा गया है कि मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है, या तो MS-1 हो सकता है। चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी होता है। तो चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी होता है, जिसको इसको इस तरह से जो है कि इसको दर्शाते हैं, लिखते हैं। और देखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो केमी हावर पे -1। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिएगा, वस्तु की गति नियत हो, अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी।
इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उसकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ से वस्तु की औसत चाल उसके समय, उसके द्वारा तय की गई दूरी, और वस्तु की औसत चाल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो औसत चाल के बारे में जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो औसत चाल बराबर होता क्या है? तो तय की गई कुल दूरी से कुल समय दिया होगा उसमें भाग दे देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? औसत चाल निकल जाएगा। एक वस्तु समय क्या है? टी है, और एस जो है एस क्या है? तो तय की गई दूरी है, तो इसकी चाल क्या होगी? तो भी बराबर एस अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। और यहाँ से जब एक कार दो घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी औसत चाल कितना होगी? तो 50 सेंटीमीटर। तो यही किया गया है। 100 में से जो है कि 2 का भाग दे दिया गया है, तो यहाँ पे पूरे समय 50 किमी प्रति आवर की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक या कुछ समय इससे कम चाल चली होगी। और यहाँ से देखिएगा एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः जो है कि 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल। तो इसको औसत चाल अगर इस तरह का प्रश्न आपके देखिए एनसीईआरटी में भी दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण। तो इसमें आपको करना क्या है? तो 16 + 16 कर लेंगे, यानी कि दूरी को आप दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये जो है कि टाइम को भी आप जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि सॉल्व भी किया गया है। देखिए 6 हो गया है, और ये देखिए औसत चाल यहाँ पे निकाला भी गया है। ये देखिए इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 32 हो गया है, और समय को भी जोड़ लिया गया है, तो यहाँ पे 4 और 2 6 सेकंड हो गया है। और कुल दूरी कितना है? 32 मीटर, और लिया गया समय 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आया है? तो 5.33 मीटर सेकेंड माइनस। ठीक है, तो ये है आपका। इसलिए वस्तु की औसत चाल कितना हो जाएगी? इतना हो जाएगी। तो ये जो है कि बेसिक आपको इसे रूबरू कराना था। और दिशा के साथ चाल, तो दिशा के साथ चाल है तो इसका बेसिक फार्मूला आपको क्या याद रखना है? औसत वेग बराबर कितना होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2 होता है, जहाँ पर भी क्या है? औसत वेग है, और यू क्या है? प्रारंभिक वेग है, और भी क्या है? वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक कितना होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, या तो इसको आप अगर ऐसे लिखेंगे तो मीटर इंटू कितना होता है? सेकेंड पे -1 होता है। तो ये चाल तथा वेग दोनों का मात्रक होता है। और यहाँ से देखिए वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर देखिए किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। और यहाँ से वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। और देखिए ये त्वरण का फार्मूला भी है। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। और त्वरण देखिए वेग में परिवर्तन और लिया गया समय, ये हमारा त्वरण निकल के आता है। और यहाँ से देखिए एक वस्तु का वेग प्रारंभिक u से t समय में बदलकर भी हो जाता है, तो त्वरण का मान क्या होगा? तो a बराबर कितना हो जाएगा? v माइनस यू बटा के t हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिए यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे धनात्मक, देखिए यहीं से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि यदि त्वरण वेग की दिशा में होगा तो इसे किस में लिया जाएगा? तो धनात्मक में लिया जाएगा। और यदि यह वेग विपरीत दिशा में हो तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। और यही जो है कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर इंटू सेकेंड पे -2 होता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ क्या होता है? दूरी समय ग्राफ के बारे में देखिए, दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल से या असमान चाल से चल रही हो, विरामावस्था में है, इत्यादि। यानी कि ये है आपका। और यहाँ से देखिएगा तब इसकी चाल जो है कि एक समान होती है, अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखीय होता है। यानी कि एक समान चाल से जब चलेगा तो
एक समान चाल से जब गति करेगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और ये लिए गए समय का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो एक समान में जब चलेगा तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, एक समान चाल से जब चलेगा तो, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा वेग समय ग्राफ, तो देखिएगा वेग समय ग्राफ में क्या है, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये जो है कि आपका है एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग समय के साथ परिवर्तन को, तो देखिए ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक समान वाला। और यहाँ से जब देखिएगा गति के समीकरण के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये गति के 3 समीकरण होते हैं और यहाँ से पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। जहाँ पर u क्या है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है और t क्या है, समय है, और लिए गए त्वरण में a जो है कि त्वरण है और v क्या है, अंतिम वेग है, तथा t क्या है, समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। और यहाँ से देखिएगा जो समीकरण 1 होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए समीकरण 7.5 ये क्या करता है, तो वेग एवं समय के में संबंध व्यक्त करता है। यानी कि ये जो पहला समीकरण है ये आपका वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित करता है। और ये जो समीकरण आपका कितना है, ये जो आपका समीकरण 2 है, यहाँ से देखिएगा 7.6, यानी कि ये वाला समीकरण जो है ये समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि समीकरण ए में वेग एवं समय में समय में संबंध कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, तो गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। और ये देखिए समय व स्थिति के बीच कौन संबंध व्यक्त करता है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या करता है, तो समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। और ये जो समीकरण जो 3 है गति का, और 2a बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 7.7 वाला, ये किसका संबंध व्यक्त करता है, तो वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ से देखिएगा जिसे 7.5 एवं 7.6 से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरण को ग्राफी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए वृत्तीय एक समान वृत्तीय गति, तो एक समान वृत्तीय गति में होता क्या है, क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिणाम को नहीं बदलती है परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। तो देखिएगा जैसे कोई भी वस्तु हो जो गति कर रही हो, तो इसमें देखिए ये इसमें जब गति जब करेगा तो ये जो है कि अपने गति को नहीं बदलता है, वे एक समान गति से चलता है लेकिन अपनी दिशा को बदलता है। क्योंकि देखिएगा ये चलता है तो ये अपनी गति को नहीं बदलता है, अपनी सिर्फ दिशा को ही बदल रहा है और यहीं पे ये चल रहा है, ठीक है। ये आपका देखिए षटकोणी पथ पे भी यही होता है, सिर्फ दिशा बदलती है। और अष्टकोणी हो या तो वृत्ताकार हो, सिर्फ इसमें क्या बदलता है, तो सिर्फ इसमें जो है कि क्या बदलता है, यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, जिसमें एक वस्तु अपने वेग को परिणाम को नहीं बदलती है परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। तो ये इसमें यही जो है कि कहा गया है। और यहाँ से देखिए वृत्तीय गति के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए वृत्तीय गति होता क्या है, तो देखिएगा एक समान वृत्तीय गति, तो एक समान वृत्तीय गति में देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर एथलीट एक वृत्तीय, यहाँ पे देखिएगा मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिणाम वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो त्वरित गति का एक उदाहरण हो सकता है वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट। और देखिए हम जानते हैं कि आर क्या है, आर वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने के 30 सेकंड का समय लेता है तो उसका वेग क्या होगा, तो ये होगा वृत्ति के लिए आपका फार्मूला v बराबर 2πr अपान टी होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे प्रश्न भी बनता है। और यहाँ से देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए वस्तुओं को एक समान, यहाँ से मैं थोड़ा जूम करूँगा, देखिए यहाँ से वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से परिचित उदाहरण हैं। जैसे देखिए वृत्तीय गति के उदाहरण क्या है, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, ये क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है।
और पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह। देखिए चंद्रमा जब ये चक्कर लगाते हैं तो इनकी सिर्फ दिशा ही बदलती है, चाल नहीं बदलती है। तो ये क्या है, वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। और वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, ये भी क्या है, वो अपनी गति को नहीं बदलता है, सिर्फ अपने दिशा को बदलता है। तो ये भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। और इस चैप्टर में आपका इतना ही था। और इस चैप्टर में आपने क्या सीखा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपने क्या सीखा, तो देखिए स्थिति में परिवर्तन क्या है, एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। दूसरा क्या है, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बनेगा, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन का वेग है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई में उसके वेग होने वाला परिवर्तन है। और यहाँ से देखिए ग्राफ के द्वारा वस्तु की समान एवं असमान गति को दर्शाया जा सकता है। यानी कि ग्राफ के द्वारा हम लोग वस्तु के समान एवं असमान गति को हम लोग दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ से एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति व्याख्या निम्न समीकरण के माध्यम से की जाती है। ये आपकी गति के 3 समीकरण हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा था। और यहाँ से ये जो है कि चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित MCQs को करेंगे। और MCQs अगर आप देख लेते हैं तो आपके जो है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अब हम लोग MCQs कर, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके 9th के NCERT के चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है। देखिए वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए चूँकि फैक्चुअल प्रश्न आपके TRE के एग्ज़ाम में चाहे वो जियोग्राफी हो चाहे वो साइंस हो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये फैक्चुअल हैं और आपको जो है कि ये नोट डाउन करके याद भी रखना है। ठीक है। यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न, यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन कितना होगा? यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप कॉमन माइंड भी आप लगा सकते हैं कि अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है तो विस्थापन कैसा होगा? तो विस्थापन यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ पर आपके जो है कि 9th के NCERT चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है जिसका हम लोग MCQ कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा वस्तु की गति करते हुए पुनः 0 तक O तक आ जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन क्या हो जाता है? तो 0 हो जाता है। तो यही फैक्चुअल प्रश्न है और यहीं को आपको जो है कि लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? यानी कि गति के बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें से सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो ये देखिए सरल रेखी गति, ये गति का जो है कि सबसे साधारण प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि आपके 9th के NCERT चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है। देखिए गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। तो ये जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए दी गई सरल रेखी पथ पर कोई वस्तु O से A तक जाती है, यानी कि कोई वस्तु है और वो से A तक जाती है तो और फिर B से गुजरकर C तक जाती है तो उसकी वस्तु तय की गई कुल दूरी की कितनी होगी? तो ये जो है कि ये प्रश्न आपके 9th के NCERT के चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है जिसका राइट आंसर क्या है? 95। ठीक है। और यह आप जो यहाँ से नीचे जब जाएंगे तो यहाँ से आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। यहाँ से जब आप देखिए यहाँ से दिया गया है, यहाँ से जब आप जाएंगे तो यहाँ से दिया गया है जब O से A तक जाती है। ठीक है। तो O से यहाँ पर देखिए A तक जाती है तो यहाँ पे देखिएगा O से A तक जाएगी तो टोटल यहाँ पे 60 हो जाएगा।
और यहाँ से ए से क्या आती है तो बी तक आती है, ठीक है। यहाँ से बी तक आती है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 10, 20, 30 और 35 यहाँ से सी तक आती है, ठीक है। तो इसमें जब 35 यहाँ पे जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके प्रश्न में कहा गया है और यहाँ से जो है कि आपको जो है एनसीईआरटी में जोड़ कर भी दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप कैप्चर करिएगा और देखिए यहाँ से किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, जब किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और वो निर्देश बिंदु जो है कि क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे जो है कि मूल बिंदु कहा जाता है। तो ऐसे ही फैक्चुअल प्रश्न आपके जो है कि टीआरई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, किसी भी जो है कि ये क्लास के जो है कि पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। और यहाँ से देखिएगा, गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं। तो उस यंत्र को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ से जब आप जाएंगे तो स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। तो ये जो है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप जो है कि याद रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न, सरल रेखी गति के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सरल रेखी गति के कौन कौन से प्रकार हैं, तो एक समान गति और असमान गति, ये दोनों जो है कि सरल रेखी गति के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, एक समान गति और असमान गति, यहाँ पे देखिएगा ये जो है कि आपके दिया गया है, ये क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति को समयांतराल छोटा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से वस्तु के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे साफ तौर से पूछा गया था कि सरल रेखीय गति के जो है कि कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, असमान और यहाँ पे एक और था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, चाल किसे कहते हैं, तो चाल हम लोग कहेंगे उसे इकाई समय में तय की गई दूरी, ठीक है। तो इसको हम लोग चाल कहेंगे। और यहाँ से देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए, चाल का मात्रक कौन सा होता है, तो चाल का मात्रक यहाँ पर होता है उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि चाल के मात्रक हैं। मीटर प्रति सेकंड होता है और सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है और किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। तो ये सभी चाल के मात्रक हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे, यहाँ से देखिए, चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि दिया गया है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड। और ये होता है आपका मीटर और प्रति सेकंड होता है। और ये जब आता है, जब सेकंड जब ऊपर जाता है तो मीटर प्रति सेकंड पे -1 हो जाता है। तो इससे जो है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से यही दिया गया है, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आपके, असमान गति किसे कहते हैं। तो असमान गति हम लोग उसे कहेंगे जो समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है। तो इसे हम लोग असमान जो है कि गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर है, ठीक है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है कि पूछा गया था। यहाँ से प्रश्न में क्या पूछा गया था, एक समान असमान गति, ठीक है। तो असमान गति उसके नीचे है। यहाँ से देखिएगा, वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, एक भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ से
यहाँ से असमान और एक समान गति दोनों यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप जो है कि याद रखिएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में ये प्रश्न भी दिया गया है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको जो है कि देख पा रहे होंगे, औसत चाल क्या होती है, तो तय की गई कुल दूरी तथा लिया गया समय। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर दिया गया है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो कुल दूरी और वस्तु, और यहाँ से देखिएगा ये 16 और 16 इन दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, और ये से समय को भी जोड़ दिया गया है, तो 6 सेकंड हो गया समय और 32 मीटर ये दूरी हो गई है। तो यहाँ पे यही किया गया है, यहाँ से देखिएगा 32 और 4 सेकंड 6 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से 32 में 6 का जब भाग दिया गया है, तो यहाँ से चूँकि चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी 32 है और ये समय क्या है 6 सेकेंड है, और इसको जो है कि भाग देने पर जब आया है 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए औसत वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, तो इतना हो जाएगी। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और ये डायरेक्टली प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बने थे, मैंने जो है कि 6 to 8 में दिखाया भी था। और यहाँ से देखिएगा औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो औसत जो वेग होता है उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो औसत वेग को हम लोग प्राप्त करेंगे प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2। ठीक है, तो ये जो है कि इसका फार्मूला भी है, और यहाँ से ये है आपका फार्मूला। औसत वेग को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सूत्र भी होता है, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2 होता है। तो यानी कि u प्लस भी बटा के ये 2 होता है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से एक और प्रश्न आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में दिया गया था। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। तो देखिए सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है, तो विस्थापन उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी यहाँ पे क्या है, तो 180 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इसी फार्मूले से 180 और 1 मिनट दिया गया है यहाँ पर, तो 1 मिनट दिया गया है यहाँ पर, तो 1 मिनट को जब सेकंड में बदला जाएगा तो 60 सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, और औसत वेग बराबर विस्थापन बटा में लिया गया कुल समय। तो यहाँ से यहाँ पे ये देखिए विस्थापन 0 है और समय क्या है 60 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ से उषा की औसत चाल क्या हो जाएगी, तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है। तो समय के साथ जो है कि वेग, जब वस्तु एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है, तो ये जो रहता है नियत रहता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, नियत रहता है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से जब आप जाएंगे वेग परिवर्तन की दर, तो देखिएगा किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या रहता है, तो नियत रहता है। तो ये जो आपके एनसीईआरटी में लाइनें दी गई हैं, और यही लाइनें जो है कि उठाकर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से जो है कि आप इसको याद रखिएगा। और ये जो है त्वरण क्या है, तो वेग परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन और बटे में लिया गया समय, ये क्या है, त्वरण है। और वेग परिवर्तन की दर को भी त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से आपका जो है कि 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो इसे डॉट डॉट लिया जाता है। यानी कि यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा तो वो किस प्रकार का होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या शून्य होगा, या ए व बी दोनों होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा तो ये जो है कि ऋणात्मक लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का मात्रक यहाँ पर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये होता है मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जब इसको ऐसे लिखते हैं तो मीटर सेकंड, और यहाँ से क्या हो जाता है -2 हो जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड -2 स्क्वायर ये भी देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ से 15 का जो है कि राइट आंसर सी है। और यहाँ से अब हम लोग देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है। तो समय के साथ जो है कि वेग, जब वस्तु एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है, तो ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ से अब हम लोग देखिए
यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो धनात्मक लिया जाता है, यदि वेग की परिवर्तन की विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक लिया जाता है। तो यही ऋणात्मक वाला प्रश्न बनाया था मैं। और यहाँ से त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जब मीटर और सेकंड स्क्वायर को जब हम लोग इंटू में लाते हैं, ऊपर लाते हैं, तो सेकंड पे -2 हो जाता है। तो ये आप जानते होंगे, बेसिक है। और यहाँ से एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये 3 ग्राफ होते हैं। यहाँ पे एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो है कि दर्शाया जाता है आपके वेग ग्राफ के द्वारा, ठीक है। वेग समय के ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में और समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो यही सब फैक्ट हैं और आपके जो है कि एग्ज़ाम में बनते हैं। और ये जो है कि आप ग्राफ हैं, तो ग्राफ जो है कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। और यहाँ से देखिएगा 17 नंबर का प्रश्न, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होगा। यानी कि एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ पूछा जा रहा है। तो दूरी का जो है कि ग्राफ सरल रेखा ग्राफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिएगा यहाँ से एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ये मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। और यही सब फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा आगे, यहाँ से कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। यानी कि वो कौन सा समीकरण है जो वेग एवं समय के संबंध को व्यक्त करता है। तो ये है v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या करता है, ये एक ऐसा समीकरण है जो वेग एवं समय में संबंध को व्यक्त करता है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न, यहाँ से ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया था। और यहाँ से आपके जो है कि सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। देखिए, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तो u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। v क्या है, अंतिम वेग, तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यस समीकरण 7.5 वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। तो ये क्या है, ये समीकरण 7.5 है। और इसमें कहा गया है कि ये वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। और समीकरण ये दूसरा वाला जो है 7.6 वाला, ये क्या करता है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंटें निकल के आएंगी जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ये वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करता है। और ये दूसरा वाला जो है समीकरण 7.6, ये क्या करता है, समय व स्थिति के बीच संबंध स्थापित करता है। और ये तीसरा वाला जो समीकरण है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये क्या करता है, तो वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो ये 3 समीकरण हैं, यहाँ से आप इसको नोट डाउन करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए ख़ास तौर से पीआरटी और 6 to 8 के लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस कितना महत्वपूर्ण है, ये जो है कि आपने देखा होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की एनसीईआरटी हम लोग पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं प्रूफ के साथ में। और फ्रेंड्स, हम लोग 9th की एनसीईआरटी साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। देखिए, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले देखिए, इस चैप्टर के हम लोग थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं, वीडियो के लास्ट में हम लोग उसको भी करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर से आपके टीआरई के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स, सीधे अनुपातिक किसके होता है, तो ये होता है F बराबर M और A।
ये होता है फार्मूला। और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, क्योंकि फ्रेंड्स वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम होता है और वस्तु के जो है कि द्रव्यमान की होता है और वस्तु पर लगने वाला बल भी क्या होता है? त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। ये फ्रेंड्स आपके TRE 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए इस जो है कि MCQs को हम लोग कंप्लीट करेंगे और यहाँ से देखिएगा गति के दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि आपका यहीं से जो है कि पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल तथा गति के नियम, ये आपका चैप्टर है और यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, कौन सी गोली मैदान को सबसे पहले भेदेगी? तो इसका भी राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक साथ जो है कि भेदेंगे। ये आपके TRE 3.0 नहीं फ्रेंड्स, ये TRE 2.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। यहाँ पर आप जो है कि प्रूफ के साथ में देख सकते हैं, ये गोली से लगने वाला प्रश्न यहाँ से बना था। और ये देख सकते हैं आप बल तथा गति के नियम, दो प्रश्न मैंने दिखा दिए क्योंकि चैप्टर पूरा कंप्लीट करना था इसलिए फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पर मैं दूसरी बुक का सहारा लिया हूँ ताकि थोड़े समय में आपको जो है कि पूरा मटेरियल मिल जाए। वैसे तो हम लोग इस चैप्टर को जो है कि पूरा कंप्लीट करेंगे आपके NCERT के बुक से। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे मैं हाईलाइट चीज़ों को हाईलाइट किया हूँ जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है और बना भी है। लेकिन उससे पहले मैं दूसरे बुक का सहारा लिया हूँ। यहाँ पर आपको जो है कि कम समय में ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है कि इस चैप्टर के MCQs को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति का नियम क्या है? तो देखिए जड़त्व, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है। ये क्या है? जड़त्व का नियम है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे जड़त्व है और यहाँ पे देखिए जड़त्व, गति का जड़त्व और यहाँ पे देखिए विराम का जड़त्व। देखिए जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं और जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न था और यहाँ से देखिए गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है, यानी कि जो गति का जड़त्व होता है वो विराम के जड़त्व से अधिक होता है। और जड़त्व का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखिए I बराबर mr², इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ से देखिए जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है और द्रव्यमान जड़त्व को मापने की क्या है? इकाई है। जिसका द्रव्यमान अधिक रहेगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। और न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब और देखिए यहाँ पे प्रिंसिपिया में लिखा था। यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पे देखिए न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1687 ईस्वी में न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन हुआ था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए न्यूटन के गति का पहला नियम यानी कि जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी इसको कहते हैं। ये न्यूटन के गति का नियम एक ही नाम है और जड़त्व का नियम ये भी एक ही नाम है और गैलीलियो का नियम ये एक ही नाम से जाना जाता है। तीनों एक ही पे आधारित हैं। और देखिए इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर कोई वाह बल न लगाया जाए। ये क्या है? पहला नियम है। वह गति में रहना चाहते लेकिन जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ये है। और आपका देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गति के पहले देखिए एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं। 4 आपको ऑप्शंस में एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा गति के पहले नियम का अनुसरण करता है। तो देखिए चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री का आगे की ओर झुकना, ये क्या है? गति के पहले नियम का उदाहरण है। देखिए रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, ये क्या है? न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित है। सारे एग्जाम्पल हैं। और देखिए दरी को छड़ी से
पीटने पर धूल कणों का गिरना, ये क्या है, ये भी पहले नियम का उदाहरण है। और देखिए पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना, ये क्या है, तो न्यूटन के गति के पहले नियम का उदाहरण है। देखिए एक ग्लास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का ग्लास में गिर जाता है। तो ये क्या है, न्यूटन के पहले गति के नियम पर आधारित है। और ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, जिसको हम लोग नीचे पढ़ेंगे। और इतने में आपको जो है कि 60 नोट बना लेना। यहाँ पर देखिए कांच में पत्थर मारने से फूट जाना, गोली मारने से छेद हो जाना, ये क्या है, तो ये सभी एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपके जो है कि न्यूटन के गति के पहले नियम के उदाहरण रहे थे। और अब देखिए यहाँ से न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब देखिए न्यूटन के दूसरे नियम को हम लोग देखेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका जो है कि फार्मूला निकल के यहाँ पे क्या आया है, F बराबर ma, जहाँ पर क्या है क्या है k क्या है, नियतांक है। और यहाँ से देखिएगा F का SI मात्रक यानी कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये जो ऊपर जाता है तो इस सेकेंड पे क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। ठीक है, ये न्यूटन के बराबर होता है। और देखिए F का CGS मात्रक क्या होता है, G यानी कि GCMS पे -2, ये क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 पे 5 क्या होता है, डाइन होता है। ये भी आपको याद रखना है। और देखिए बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब फ्रेंड्स जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होंगे वो सदिश राशि होती है। देखिए वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। और देखिए बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है और किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। और देखिए यहाँ से जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। अगर वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है और बना भी है। देखिए जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 अंश होता है। देखिए जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। और जब समान दिशा में लगता है तो 0 अंश ये कोण होगा। ये आपको जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिए बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। और यहाँ से इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो किसके एग्जाम्पल हैं, तो न्यूटन के दूसरे नियम का एग्जाम्पल यहाँ पर आप जो है कि देख पाएंगे। पहले नियम का आपने एग्जाम्पल देख लिया और दूसरे नियम का एग्जाम्पल आप देखेंगे। और ये सारे फ्रेंड्स एग्जाम्पल आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, तो उनको आप जो है कि विस्तृत रूप से हम लोग नीचे पढ़ेंगे। देखिए दूसरे नियम का उदाहरण देखेंगे तो टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है और गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। और देखिए बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। और यहाँ से देखिए कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। ये क्या है, तो न्यूटन के जो है कि दूसरे नियम के सभी एग्जाम्पल थे। और एग्जाम्पल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। और देखिए नोट में क्या दिया गया है, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का क्या होता है, सूत्र प्राप्त होता है। और पहले से परिभाषा और दूसरे से बल का सूत्र प्राप्त होगा। और यहाँ से देखिए न्यूटन का तीसरा नियम, देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से हमें दो बातें स्पष्ट होती हैं। और यहाँ से देखिए बल हमेशा क्या होता है, जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाले क्या है, बल हैं। और ये देखिए न्यूटन के तीसरे नियम के एग्जाम्पल क्या है, एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण क्या लगती है, चोट लगती है। तो ये क्या है, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ से देखिए बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगती है, ये भी न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। देखिए जमीन पर चलते समय
जमीन पर चोट लगना ये क्या है, ये भी तीसरे नियम का उदाहरण है। और देखिए पानी में तैरते समय पानी पर चोट लगना ये भी क्या है, तीसरे नियम का उदाहरण। और नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना ये भी क्या है, तीसरे नियम का उदाहरण है। और रॉकेट का उड़ना ये भी क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। देखिए न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता लगता है। तो यहाँ से आपके स्पष्ट होते हैं। और ट्रिक में यहाँ पे क्या दिया गया है बुक में, देखिए गति या विराम का विरोध होगा तो वहाँ पे प्रथम नियम होगा न्यूटन का। चोट कम या अधिक लगेगा तो यहाँ पे न्यूटन का द्वितीय नियम लगेगा, ये ट्रिक है। और चोट लगना ये क्या है, तृतीय नियम है। तो यहाँ से आप जो है कि तीनों नियम को देख लिया। अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल आपने जो देखा इन्हीं को हम लोग विस्तृत इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना ये सभी क्या हैं, क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। तो यहाँ से ये स्पष्ट होगा। और यहाँ से देखिए वस्तुओं को धकेल कर और खींचकर, ठोकर लगाकर उनकी गति अवस्था को बदला जा सकता है। यहाँ से देखिए किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, यह आप जानते हैं। और यहाँ से देखिए किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदल जाती है। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, बल लगने पर देखिए स्प्रिंग फैलती है और बल लगने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल हैं। और देखिए संतुलित और असंतुलित बल के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दिशा में पिंड की गति नहीं करती है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं, अर्थात यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए अब एक ऐसी अवस्था की परिकल्पना करें, यहाँ से देखिए जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसमें गति प्रदान करता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं, यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा होता है। और यहाँ से देखिए यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच होता है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपके जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। और यहाँ से ये बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, नहीं कि ये देखिए यहाँ से इसका एग्जाम्पल क्या है, संतुलित कर रहा होता है। देखिए अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। देखिए असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। तो बक्सा किस लिए खिसकता है, क्योंकि उस पर असंतुलित बल कार्य कर रहा होता है। और देखिए यहाँ से साइकिल चलाते हैं तो ये भी क्या है, तो ये भी उदाहरण है, क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है। तो इसमें साइकिल का चलना ये भी क्या है, तो ये भी घर्षण बल का जो है कि उदाहरण है। और यहाँ से देखिए गति का प्रथम नियम, अब यही नियमों को हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। जो आपने ऊपर देखा था उतने मात्र से ही आपके ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इसमें जो है कि एनसीईआरटी भी देखना जरूर। देखिए गति का प्रथम नियम, वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। तो ये प्रथम नियम था। यहाँ से फैक्ट निकल के क्या आया है, देखिए यहाँ से। और गति के प्रथम नियम का उदाहरण देखिए, यहाँ से आपको जो है कि पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए तो अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज चल पर लगातार चलती रहेगी। यह गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था, मैंने जो है कि प्रूफ के साथ में भी दिखाया था। और देखिए गैलीलियो की पुस्तकें क्या हैं,
देखिए सन 1586 में उन्होंने अपनी वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस लॉ वैलेंसिटा लिखी थी। तो इनकी पुस्तक है और उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थ के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया था। तो ये इनकी पुस्तक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में बल लगने वाला घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा और मैंने जो है कि ऊपर आपको जो है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। और यहाँ से देखिएगा, ये आपके जो है कि पहले नियम का उदाहरण क्या है। देखिए, जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। तो ये पहले नियम का उदाहरण है। तो ये आपने जो है कि ऊपर भी देखा था और यही सारे एग्जाम्पल। और देखिए, जड़त्व तथा द्रव्यमान, देखिए प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामा अवस्था में हो या गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका क्या कहलाता है, तो जड़त्व कहलाता है। ये आपने ऊपर भी देखा था। और यहाँ से देखिए, गति का द्वितीय नियम, तो यहाँ पे देखिए किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विरामा या गति की अवस्था में परिवर्तन, यहाँ से देखिए परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का यहाँ पे देखिए इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या है, माप है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम को परिभाषा को देखेंगे और इनके नियम को देखिए। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई वस्तु असंतुलित वाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। ये प्रथम नियम था। और दूसरे नियम में हम लोग देखिए क्या देखेंगे, तो इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। और यहाँ से देखिएगा, वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग नामक। इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। तो संवेग को किसने प्रस्तुत किया था, तो न्यूटन के द्वारा। और किसी वस्तु का संवेग p, द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। तो ये देखिए, संवेग बराबर क्या होता है, तो p बराबर m इंटू v होता है। और देखिए संवेग क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि में क्यों लिखा हूँ, क्योंकि देखिए संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं। तो यहाँ से संवेग क्या है, सदिश राशि है। और इसकी दिशा वही होती है जो वेग की भी होती है। संवेग का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से हम लोगों को क्या पढ़ना है, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। तो यहाँ से ये सूत्र आपका जो है कि निकल के आया है क्या, यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये देखिए एफ बराबर एम ए, ये फार्मूला है। साधारण सा इस पे जो है कि सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए केजी और देखिए क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। देखिए केजी मीटर और सेकंड जब लिखेंगे यहाँ पे इनटू में, तो यहाँ पे -2 हो जाता है। यानी कि ये नीचे वाला जब 2 ऊपर जाता है इनटू में तो -2 हो जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। इसे आइजैक न्यूटन के गति के नाम भी कहते हैं, जिसे n से दर्शाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में देखिए, क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है। यानी कि जब देखते हैं, जब मैच होता है तो कोई भी कैच जब आता है तो पीछे की तरफ हाथ को लपकते हैं तो चोट नहीं लगती है। तो ये भी एक उदाहरण है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए क्रिकेट खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। तो ये क्या है, तो ये द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है। और यहाँ से देखिए, गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए एफ बराबर
ma। तो यही है आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए सवाल भी दिया गया है। और ये PDF जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और देखिए गति के तृतीय नियम के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। और तीसरा नियम देखिए क्या कहता है। तो तीसरा नियम भी हमें यही कहता है। देखिए गति के तृतीय नियम को हम इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करती है। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर कुछ समय में ही जो है कि क्लियर कर दिया था। तो आप जो है कि वहीं से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। सिर्फ 3 पेज में आपके तीनों नियम क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। और देखिए तृतीय नियम का उदाहरण क्या है, बंदूक से गोली को छोड़ना। ये भी क्या है, न्यूटन के तृतीय नियम का, गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। और देखिए एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति, ये भी क्या है, गति के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। और यहाँ से और भी एग्जाम्पल हैं, देखिए और भी एग्जाम्पल हैं यहाँ से, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हैं। और यहाँ से देखिए ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, जितनी एग्जाम्पल आपके NCERT में दिए गए थे उतनी चीज़ें आपके ऊपर ही क्लियर हो गई थी। देखिए गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामा अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल या वाह्य बल कार्य न करे। और यहाँ से देखिए वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। और यहाँ से देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। और जड़त्व का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो ये भी आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। और देखिए घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। और यहाँ से देखिए गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। और यहाँ पे देखिए बल का SI मात्रक क्या है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। तो यही सारे फैक्ट हैं और आपने जो है कि सीखा था। और यहाँ से देखिए वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड होता है, किसका, संवेग का। और यहाँ से देखिए गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। तो ये जो है कि चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इस चैप्टर से संबंधित अब हम लोग MCQs को करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने ऊपर आपको बताया था, ये जो आपको हम ऊपर बताए थे, ये देखिएगा यहाँ से ये, और ये जो है कि आपके ये एक पेज और ये एक पेज और ये एक पेज, इतने में से ही आपके जो है कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन NCERT आपको जो है कि पढ़ाना था तो हम पढ़ा दिए। अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित हम लोग MCQs को करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेगा। यहाँ से देखिए आगे आपके जो है कि ये चैप्टर नंबर हमारा 8 स्टार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर लगने पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती है, उस बल को क्या कहते हैं। तो उस बल को हम लोग कहेंगे संतुलित बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये आपके जो है कि NCERT में भी दिया गया है। देखिए लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान, यहाँ से देखिएगा समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहा जाता है। तो ये मैं एरो भी बनाया हूँ और यही सब फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है, यानी कि किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है। तो ये तीनों क्रियाएं हैं, खींचना, धकेलना और ठोकर लगाना। ये क्या है, ये सभी जो है कि बल की अवधारणा को आधारित करने वाले जो है कि क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जैसे ही चैप्टर आपका 8 स्टार्ट होगा, बल तथा गति के नियम यहाँ से जो है कि दिया गया है आपके जो है कि बुक्स में, और मैं जो है कि आपकी सुविधा के लिए हाईलाइट भी कर दिया हूँ। यहाँ से देखिएगा
किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। तो ये जो है कि आपके बुक्स में भी दिया गया है। और बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यानी कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बल के प्रयोग से फ्रेंड्स यहाँ पर गति की दिशा में परिवर्तन आते हैं, वेग के परिणाम में परिवर्तन आते हैं और आकार या आकृति में भी परिवर्तन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, किसी वस्तु में वेग परिणाम बदलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में वेग परिणाम बदलते हैं अर्थात वस्तु की गति को तेज कर या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग। आप यह भी जानते हैं कि यहाँ से जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो ये तीन जो है कि फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है। तो असंतुलित जो बल होता है ये वस्तु के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यू से आपके फैक्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड बल की वाली दिशा में खिसकता है शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस दोनों प्रकार के संतुलित नहीं है और असंतुलित बल के पिंड को खिसकने दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ से ये फैक्ट था आपका। और यहाँ से एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने में घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है। तो ये जो घर्षण बल होता है, जब बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलते हैं तो घर्षण बल हमारा जो होता है ये बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में जो है कि उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। ये जो है कि घर्षण बल की दिशा में किस दिशा में कार्य करता है, तो घर्षण बल जो है कि ये आपका जो है कि वस्तु के धकेलने के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये आपके जो है कि फैक्ट हैं और ये दोनों फैक्ट आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। देखिएगा, कुछ बच्चे एक बक्स को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो एक प्रश्न यहाँ से था। और बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच क्या यह घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो संतुलित बल करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। और बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं आगे खिसकता है। तो यही जो दो प्रश्न थे जो मैं यहाँ से बनाया था। और एक बक्सा खुरदुरे फर्श पर कब खिसकता है, तो एक बक्सा खुरदुरे फर्श पर तब खिसकेगा जब उसको जो है कि हम लोग धकेलने में लगा बल घर्षण बल से ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो ये कारण है। और यहाँ से जब आप देखेंगे बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच यह घर्षण बल यहाँ पे देखिएगा, यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। ठीक है, बच्चों को जोर से धकेलने लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। और यहाँ से ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी यहाँ पर देखिएगा अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को जोर से ज़्यादा धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। तो जब जो है कि घर्षण बल से हम लोग ज़्यादा बल लगाएंगे तब जो है कि बक्सा खिसकेगा। यही प्रश्न में कहा गया था। और यहाँ से यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है वस्तुएं निश्चित गति से चलती हैं। तो ये जो है कि नियम था आपका गैलीलियो का, जो कि आपके 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से दिया गया है, देखिए गति का प्रथम नियम, वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। तो निश्चित गति से चलती हैं, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगर दो आनत तल के झुकाव समान है तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी पर चढ़ेगी
तो समान दूरी पर जो है कि चढ़ेगी, ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो है कि थोड़ा बोरिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन इनसे प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं तो आप जो है कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। देखिए, यदि दोनों ओर के तलों को झुकाव समान हो तो गोली उतनी ही दूरी पर चढ़ेगी जितनी दूर तक वह लुढ़की थी। तो यही समान दूरी पर दिया गया है और इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगी, तो ये गोली चलती रहेगी। ये एक प्रैक्टिकल किया गया था और यहाँ पे मैं उस प्रैक्टिकल को भी दिखाऊंगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न आप समझिए, दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली की मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि आनत तल में एक के बल को शून्य कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए, यहाँ पे आप देखिए ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ पे देखिएगा चलती रहेगी और यही जो है कि प्रैक्टिकल किया गया था यहाँ पर। तो यही प्रश्न जो है कि बन सकता है, ठीक है। और देखिएगा आगे, यहाँ से न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। यानी कि जो न्यूटन गति के नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे न्यूटन, और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था ये कहता है कि वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति की अवस्था में रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न, न्यूटन ने बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए थे। तो मैं ऊपर आपको बताया था 3 नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा बल एवं गति के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 13 नंबर का प्रश्न देखिए, गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो गति का जो पहला नियम है इसको जो है कि जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न एक बार आपके बना था बीपीएससी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।